शुरुआत होगी यहाँ से और ये लगभग दिसंबर भर का करंट अफेयर है। सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा आपके, कोई भी वन डे वाला एग्जाम अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें फैक्ट आपको याद रखना है। यूपीएससी या बीपीएससी यूपीपीसीएस जैसा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए भी बता देते हैं, मेंस के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो हमें फैक्ट भी अपने हिसाब से, अपने एग्जाम के हिसाब से आप लोग अपना फैक्ट वैक्ट देख लेना भाई। सबसे पहला इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 की बात हो रही है। ये इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जगह पर शुरू किया गया है ना। और भारत में, सॉरी, उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, यूपी स्पेशल के रूप में। ये पुरस्कार जो 2023 का है, बैडमिंटन के 2 खिलाड़ियों को दिया गया है। 2 खिलाड़ी बैडमिंटन के कौन कौन हैं, नाम उनके याद रखने हैं अपने को। एक तो नाम भैया चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और दूसरे हैं रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। याद रखना, इसको कब दिया जाता है, हर साल नहीं दिया जाता है, इसे पिछले 4 वर्षों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पिछले 4 वर्षों में ये स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। या फिर स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि वॉलीबॉल से संबंधित हैं, उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया। तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना? नहीं सर। हाँ, गलत हो जाएगा संजय कि वो बैडमिंटन के खिलाड़ी है। वेरी गुड। तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे कंफ्यूज करने वाले हो जाएंगे, नाम आपको याद रहेगा, बैडमिंटन नाम नहीं याद होगा बैडमिंटन, तो आपको ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 91-92 में। याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जगह पर इसको शुरू किया गया। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया 2021 में नाम इसका बदल दिया गया था। इसकी राशि, पुरस्कार की राशि कितनी है, 25 लाख। ओके, ये आपको इंपॉर्टेंट हो गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की भी घोषणा हुई है। इसमें 100 रेलवे कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, ठीक है, 100 रेलवे कर्मचारी को दिया गया है, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया। यह पुरस्कार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदान किया है। 68वां राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार समारोह दिल्ली में आयोजित हुआ है। 68वां है, आपको 67, 66, 65 ऐसे याद रखना पड़ेगा। हर साल 10 से 16 अप्रैल तक रेलवे सप्ताह मनाया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, जो आरओ अभी देने जाएंगे, बीएसएससी आप लोग देने से जा रहे होंगे जो लोग। भारत में रेलवे की स्थापना, पहली ट्रेन जो चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को। और इस समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारत में गवर्नर जनरल नहीं, भारत में वायसराय हुआ करता था। तो उसका नाम क्या था भाई, लॉर्ड डलहौजी, है ना? डलहौजी थे ना, लॉर्ड डलहौजी हैं। ठीक है, कैनिंग आते हैं 56 में, 56 से 62 तक रहते हैं वो। उनके समय में कई सारे कांड हुए हैं भारत में। भारत में कांड मतलब बहुत सारे सुधार हुए, है ना। विधवा पुनर्विवाह की स्थापना हुई है, और फिर उन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई। यह पुरस्कार डैनियल बरेनबोइम, ये तो आपको पता होगा, नाम तो आप रट लेंगे, लेकिन ये कहाँ गए हैं, क्योंकि पैटर्न बहुत जल्दी से बदल जाता है, एग्जाम का पूछने का तरीका बदल जाता है। तो वहां पे अब ये नहीं पूछ के काम चलाया जाएगा कि भैया किसको दिया गया, ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं या कौन है। तो अर्जेंटीना के हैं और पियानो वादक हैं। ठीक है, पियानो फिलहाल हमको भी नहीं पता पियानो होता क्या है, हमने कभी देखा तो है नहीं, लेकिन आपको याद रखना अर्जेंटीना के पियानो वादक हैं। और दूसरे हैं अली अब्बू अव्वाद, फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। ये दोनों लोग किससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष समाधान के अहिंसक प्रयास से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं दोनों लोग। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। ये किसी मंत्रालय की तरफ से नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है। स्थापना कब हुई है, तो 1986 आपको याद रखना पड़ेगा।
ओके। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? देखो 25 लाख रुपया मिलेगा और उसके साथ में एक प्रशस्ति पत्र, ठीक है, प्रशस्ति पत्र और साथ में 25 लाख रुपया दिया जाएगा। यहाँ पे एक शब्द है ऑक्टोसाइट टैबलेट, ये क्या है? ये किस में काम आएगा? तो ये रेडियोथेरेपी से गुजर रहे कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में काम आने वाला टैबलेट है ऑक्टोसाइट, नाम याद रखना। इसे परमाणु ऊर्जा विभाग, दो विभाग हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग और आईडीआरएस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया। दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर मंजूरी किसने दी है? तो मंजूरी फसाई के द्वारा दी गई। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि किसने मंजूरी दी है। हो सकता है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय आपके दिमाग में आ जाए, या हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कोई विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय वाला, कोई विज्ञान विभाग वाला कुछ आपको दिमाग में आए। तो फसाई ने मंजूरी दी है इसको, ठीक है। पेल्विक कैंसर रोगियों के उपचार में इसके उल्लेखनीय परिणाम देखे गए। पेल्विक क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि भैया पेल्विक निम्न में से किससे संबंधित है? हाल ही में समाचार में रहा है, पेल्विक शब्द किस चीज से संबंधित है? तो ये कैंसर रोगी, कैंसर जैसी बीमारी से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद मूत्राशय को ऑपरेशन से हटाने की आवश्यकता अब समाप्त हो जाएगी जब ऑक्टोसाइड टैबलेट की का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जनवरी 2024 में ये बाजार में आ जाएगा, ये बात ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए। सर जितना हाईलाइट वही लिखना है। हाँ, अच्छा लिख भी रहे हैं आप लोग तो लिखते रहिए, आप लोग बोल दिया करिए, सर हम वो थोड़ा पूछिए ना। हाँ तो आप बोलिए ना, सर रुक लो जाया करिए, बोलिए। तो हम बिल्कुल रुक जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ा जाए लिखे फिर। कहाँ है सर से? लिखे नहीं है सर। अच्छा लिखे नहीं, फिर से लिख लो भैया, लो लिख ही लो, हो गया। सर ये पीडीएफ शेयर कर देंगे क्या? हाँ पीडीएफ शेयर करेंगे। पढ़ाने के बाद, पढ़ाने जी के सर, बाद। शेयर कर दीजिएगा। हाँ तो हम लोग अभी सब पढ़ लेते, फिर बाद में नोट कर लेंगे। नहीं यस। लगे हाथ नोट करते चलो ना, जो जो फैक्ट बताएं उसको नोट करते रहो, बाद में अपना कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। ठीक है, वीडियो भी अपलोड कर देंगे, वो भी आप लोग देख ही लेना। चलो अब एल सी ए मार्क 1A, ये क्या है भाई? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। उत्तर प्रदेश में HAL का कोई वो है ना, HAL लखनऊ में है ना। आप लोग लखनऊ गए होंगे अगर, तो भूतनाथ एक जगह है, तो वहां पे आप देखेंगे इसको, जस्ट सामने ही है HAL। ऐसे फरवरी मार्च 2024 तक वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। हो सकता है LCA मार्क 1A क्या है या किससे संबंधित है, तो उसमें चीन, वियतनाम जैसे कुछ देशों के नाम दे दिए जाएंगे। थोड़ा सा नाम भी अजीब टाइप का लग रहा होगा, LCA मार्क 1A करके नाम है, तो हो सकता है चीन उनका नाम आपको आपके दिमाग में आ जाए। तो इंडिया का ही है भाई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है। राजस्थान के नाल एयर बेस पर इसकी पहली टुकड़ी तैनात करने की योजना है। सबसे पहले कहां तैनात किया जाना है? नाल एयर बेस पर। यह विमान क्या करेगा? MiG-21, MiG-23, MiG-27 इनकी जगह ले लेगा, ठीक है। ऐसे कुछ आपको ध्यान रखने हैं। LCA मार्क 1A MiG-21, 23 और 27 की जगह लेने के लिए तैयार हो जाएगा फरवरी मार्च 2024 में। तेजस विमान का ये उन्नत संस्करण है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। साइंस टेक का मामला है ये, और बीपीएससी में भी अब जनरल साइंस के भरोसे तो एग्जाम नहीं देना उचित है, थोड़ा सा हमको साइंस टेक की तरफ बढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक नाम है अदिति महेश्वरी, माहेश्वरी नाम है इनका। भारत में फ्रांस के राजदूत हैं थियरी माथो ने इनको सम्मानित किया है भाई। भारत में फ्रांस के राजदूत कौन है? तो उनका नाम है थियरी माथो, जिन्होंने अदिति माहेश्वरी को सम्मानित किया है। इन्हें क्या दिया गया? सम्मान का जो प्रतीक चिन्ह है वो सेवेलियर डिज आर्ट एट लेट, सम्मान का प्रतीक चिन्ह
दिया गया है। माहेश्वरी कौन है? तो ये वाणी प्रकाशन की कार्यकारी निदेशक हैं, ये याद रखना है। हिंदी साहित्य के विकास और विश्व साहित्य उपलब्ध कराने में विशेष योगदान रहा है अदिति माहेश्वरी का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? वाणी प्रकाशन की कार्यकारी निदेशक अदिति माहेश्वरी, जिन्हें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो ने शेवेलियर डिज आर्ट एट लेट सम्मान के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास विश्व साहित्य उपलब्ध कराने में अपना विशेष योगदान दिया है। ठीक है, यहां तक हो गया? क्लियर है? आगे चलते हैं। कोई जैविक कैप्सूल है, ईरान की तरफ से, ईरान ने तैयार किया है कि भेजा हो जाए, ईरान ने भेजा है इसको अंतरिक्ष में। ईरान ने, ये जैविक कैप्सूल हो सकता, पूछ लिया जाए, जैविक कैप्सूल अभी चर्चा में रहा है, तो इसके चर्चा में रहने का मुख्य कारण क्या है? तो ये अंतरिक्ष में भेजा गया है। किसके द्वारा भेजा गया? तो हो सकता है ईरान, इराक, ऐसे दो नाम दे ही दिए जाएंगे। साथ में हो सकता है आपको भारत का भी नाम आ जाए उसमें, और तीसरा नाम और चौथा नाम अमेरिका का भी आ जाए। हो सकता है कि ये जापान का भी एक नाम आ जाए, या फिर हो सकता है किसी ब्रिटेन या फ्रांस, जर्मनी जैसे किसी देश का नाम आ जाए। तो हमें याद रखना भैया, ईरान ने ये कारनामा कर रखा है। ठीक है, कारनामा ईरान के नाम है। ठीक है, ईरान ने 6 दिसंबर 2023 को अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेज दिया है। रॉकेट सलमान से इस कैप्सूल को लॉन्च किया गया है। तो एक प्रश्न का तरीका यह भी हो सकता है कि सलमान शब्द हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये किससे संबंधित है? तो स्टेटमेंट हो सकता है ईरान द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए जैविक कैप्सूल का रॉकेट लॉन्चर रहा है। स्टेटमेंट ऐसा कुछ हो सकता है, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे है। इस कैप्सूल में कई जानवर होने की बात कही गई है। कैप्सूल वो छोटा वाला कैप्सूल नहीं जो हम सब खा लेते हैं, है ना, हजम कर जाते हैं, वो वाला नहीं, बड़ा कुछ होगा ये। देखिए तभी जानवर होना इसमें है। इसका वजन कितना है? 500 केजी है। हमारे वजन से करीब 8-9 गुना ज्यादा। ईरान के अंतरिक्ष मानव मिशन की योजना को इंगित करता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है ईरान के लिए। ध्यान रखना, ईरान ने 2013 में पहले भी बंदर को अंतरिक्ष में भेजकर वापस लाने का दावा किया था 2013 में। किसी ने कुछ पूछने की बात बोली है? कुछ पूछना है किसी को? जी बोलिए। सर, ये जो जैविक कैप्सूल है इसका काम क्या है? अब इसका काम, इसमें कई सारे जानवर भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अपना नाम नोट करवाना है। ठीक है, वैश्विक समुदाय को बताना है भैया हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आगे हो गए हैं, हम भी जानवर भेज रहे हैं। देखो 2013 में बंदर भेज दिए थे और वापस भी लाए, वापस भी लाएंगे उसको। और देखिए 500 किलो का हमने एक भेज दिया जैविक कैप्सूल, जिसमें कई सारे जानवर भी जा रहे हैं। हो सकता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये एक नाम कमाने का तरीका हो सकता है इसमें, और तो कुछ विशेष नहीं है। ठीक है ना। एक यहाँ पे देखेंगे लाकाडोंग हल्दी है। लाकाडोंग शब्द किससे संबंधित है? तो भैया हल्दी की एक प्रजाति है जिसे जीआई टैग दिया गया। कहां पर? मेघालय में। मेघालय की हल्दी है जिसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के बारे में आप लोगों को पता होगा। जीआई टैग होता क्या है भाई? जीआई टैग क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेट। हाँ, अरे वो तो पता है, भौगोलिक संकेतक हम भी जानते हैं हिंदी में, लेकिन इसका मतलब क्या? जीआई टैग के बारे में क्या सर, जानते हैं? किसी राज्य के फेमस चीज को है ना जीआई टैग दे दिया जाता है चलो उसको, राहुल, मतलब। ठीक है। अच्छा राहुल भी बताएंगे, राहुल आप भी बताइएगा, पहले इनको बताने दो। हाँ आप बताओ अब क्या है? जी सर, किसी मतलब विशेष क्षेत्र की वो विशेष पहचान दो, क्वालिटी स्लैश हो। वेरी गुड। आप बताइए। अब श्रेया आप बताओ, बताइए श्रेया। सर वही किसी राज्य के किसी क्षेत्र के स्पेशल चीज को प्रिजर्व कर लेना उसको। किसी क्षेत्र की स्पेशल चीज को या किसी स्पेशल क्षेत्र की के उत्पाद को, दोनों में अंतर है, हमेशा याद रखना। के उत्पाद से हाँ, किसी सर, विशेष किसी क्षेत्र के, क्षेत्र किसी विशेष क्षेत्र स्पेशल के उत्पाद को दिया जाता है उसकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और किसी और भी अन्य विशेषता को लेकर
उसे प्रदान किया जाता है। इसको प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भैया, कि वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए, ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा इसके माध्यम से। इसके साथ साथ क्या कराया जाएगा, इसके साथ साथ वैश्विक पटल पर भी उसका महत्व बढ़ जाएगा, उस क्षेत्र का नाम हो जाएगा, ठीक है। कंधमाल हल्दी भी एक है, कंधमाल हल्दी आपके लिए क्वेश्चन है कि कंधमाल हल्दी कहाँ का जीआई टैग है, ये आपको बताना है भैया, अब चाहे जब बता देना, ठीक है ना। चलो, इसकी खेती कहाँ होती है, तो ये देखिए स्टेटमेंट के रूप में है कि इसकी खेती जैंतिया हिल्स के लाकाडोंग क्षेत्र में होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें करक्यूमिन की मात्रा पाई जाती है लगभग 6.8 से 7.5%। दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी की किस्मों में ये शामिल है। तो हो सकता है ये 3-4 स्टेटमेंट हैं, तो आपको किसी इसमें से कोई एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे चला जाए, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, रिज। रिज एक शब्द है जिसको ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 2023 के लिए, ठीक है। यह शब्द क्या है, रोमांटिक पार्टनर को आकर्षित करने की योग्यता दिखाता है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट ये भी आपके लिए बन सकता है, रिज, रिज रोमांटिक पार्टनर को आकर्षित करने की योग्यता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये एक शब्द आपको याद रखना है। ये शब्द क्या है, करिश्मा। करिश्मा शब्द का संक्षिप्त रूप है जो कि मध्य भाग से लिया गया है, RIS, है ना, करिश्मा। स्पाइडरमैन स्टार टॉम हॉलैंड के एक इंटरव्यू के बाद यह शब्द वायरल हुआ। स्पाइडरमैन कौन है, स्टार टॉम नाम है इनका, इन्होंने हॉलैंड में कोई इंटरव्यू दिया, उसके बाद यह शब्द वायरल हो गया था। इस साल शॉर्ट लिस्ट में देखो, अब ये पूछ के काम नहीं चलाना है, या हमको याद करके ये काम नहीं चला पाएंगे कि भैया इस बार ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है। हो सकता है प्रश्न का तरीका थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि इस बार रिज को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था, इसके साथ और कौन कौन से शब्दों को शॉर्टलिस्ट किया गया था या शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, सिचुएशनशिप पहला है, दूसरा है स्विफ्टी, तीसरा है बेज फ्लैग, चौथा है डी इन्फ्लुएंसिंग, अगला है पैरासोशल, अगला है हीट डोम, और इसके बाद है प्रॉम्प्ट। ये सारे शब्द शामिल थे और इन सब में रिज को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त हो गया, ठीक है, ठीक है। लिख रहे हैं क्या आप लोग, ये सर। ठीक है। चलिए अगला क्या है, वाइज पुरस्कार। ये क्या है, वाइज पुरस्कार 2023, ये क्या भाई, सफीना हुसैन को मिला है। सफीना हुसैन कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो भैया एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं। ये वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, मतलब वाइज, वाइज का फुल फॉर्म है, याद रखना, शिखर सम्मेलन में कतर फाउंडेशन ने दिया है। कतर फाउंडेशन ने इसको प्रदान किया है, कब, वाइज शिखर सम्मेलन में। किसको दिया है, सफीना हुसैन को दिया है। कौन है, एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं। शिक्षा क्षेत्र में का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये, शिक्षा क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है वाइज पुरस्कार। इसको प्राप्त करने वाली ये दूसरी भारतीय हैं, सफीना अपने भारत की ही हैं। याद रखना इसमें क्या क्या दिया जाता भैया, इसमें देखिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर, मतलब 5 लाख गुणे 70-75 के हिसाब में चल रहा डॉलर, आप गुणा कर लेना। इन्होंने पढ़ाई छोड़ चुकी 14 लाख लड़कियों को शिक्षा से पुनः जोड़ने का काम किया है। सफीना हुसैन नाम है ना, ओके, नाम पर मत जाना, काम देख लेना इनका। चलिए आगे, चन्ना बार का मछली है कोई, ये क्या है, मछली जो लोग, चलिए छोड़िए अभी नहीं बात करेंगे ना। कल हम सब देख रहे थे, एनसीईआरटी पढ़ रहे थे ना, तो उसमें देखिए मछली मार रहा था, 2 लोग बैठ के कटिया फंसाए लगा था, नहीं 2 लोग कटिया फंसाए था, तो एक जाल पकड़े अपना खड़ा था, तो एक बैठ के देख रहा था वो, अच्छा मछली फंस रही है कि नहीं फंस रही है ना, ऐसे। तो वो वही वाला मछली देख लो यहाँ पे, कल एनसीईआरटी में पढ़ाए थे, आज यहाँ पे दिखा दे रहे हैं।
तो चन्नाबार का मछली है, इसका पिपली चेंग, नाम याद रखना, पिपली चेंग, सॉरी गड़बड़ हो गया, एक मिनट, पिपली चेंग या फिर चेंग गराका नाम है इसका। इसके और भी नाम कई सारे हैं, चन्नाबार का भी है, या फिर बारका स्नेक हेड, मतलब सांप की तरह इसका सिर है, स्नेक हेड, ठीक है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में ये मछली देखी गई। ओरंग कहाँ है आपका? ओरंग आपका है आसाम में, है ना? है। बिल्कुल। तो आसाम वन विभाग की टीम ने 21 दिसंबर, इंपॉर्टेंट डेट नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट यह है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से तस्करी के लिए कोलकाता जा रही 500 से अधिक मछलियों को इन्होंने क्या किया, जब्त किया है, ठीक है। पूछा जा सकता है चन्नाबार का मछली अभी चर्चा में रही तो क्यों रही है, तो हम सब क्या दिमाग यही जाएगा, अच्छा खोजी गई होगी लगता है, असम वन विभाग ने इसको खोजा होगा। तो ये खोजी नहीं गई है, बल्कि इसकी स्मगलिंग हो रही थी, तस्करी हो रही थी, तो इसको क्या किया गया, पकड़ा गया है। कहां पर पकड़ा गया भैया? डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर, ठीक है। और यहीं से एक डिब्रूगढ़ से ही याद आ रहा है, डिब्रू सैखोवा एक जगह है, आपको ये पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो डिब्रू सैखोवा भी आपका कहाँ पे है? असम में। आसाम में ही है, बिल्कुल। अब देखिए, ये मछली जो है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है। ये सवाल है, यूपीएससी लेवल में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी ये लगा रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर ही लेना, हर हालत में कुछ भी कर लो। बाकी यहाँ पे कुछ दिया गया, इसके बारे में देख सकते हैं। कार्निवोरस है, इसकी डाइट खाती पीती क्या, कार्निवोरस है ये। ब्रीडिंग टाइप की बात करें तो एग, अंडा देती है, ठीक है। ये टैंक साइज की बात करें, ये कुछ लिखा गया है 80-90 गैलन, है ना, 80-90 गैलन। मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है इसकी? 35 से 40 इंच हो सकती है। एवरेज लाइफ स्पैन कितना है? 10 से 15 साल तक जीवित रह सकती है। इसके ये वो देखें, केयर लेवल का बात करें तो इंटरमीडिएट है, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं क्वालिटी इसकी। फैमिली, परिवार वाली बात करें तो ये कौन सी है? कैनिडी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखना, ये फोटो के माध्यम से आपको याद रखना होगा। फोटो जब पीडीएफ दे देंगे ना तो उसमें आपको आराम से दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, इस मछली का स्थानीय नाम क्या है? तो वही ऊपर जो पढ़े थे, पिपली चेंग, चेंग गराका, चन्नाबार का, बारका स्नेक हेड, ये सारे नाम हैं इसके। इस मछली की जानकारी पहली बार कब हुई थी? पहली बार 1822 में स्कॉटिश चिकित्सक, स्कॉटलैंड के कोई चिकित्सक थे जिनका नाम था फ्रांसिस हैमिल्टन, इन्होंने ही इस मछली का पता लगाया था, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जानकारी स्कॉटलैंड के हैं चिकित्सक फ्रांसिस हैमिल्टन ने दी थी इसकी जानकारी 1822 में। इसका सिर, सर नहीं है वो, सर ना सोचना गुड इवनिंग सर वाला कि गुड मॉर्निंग सर, वो वाला सर नहीं, हेड की बात हो रही है। इसका जो सिर है वो सांप की तरह दिखता है, इसे इसलिए बोलते हैं स्नैक हेड। दुर्लभ मछली की प्रजाति, पूर्वोत्तर भारत खास करके असम और नागालैंड, साथ में बांग्लादेश में ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाती है, ठीक है ना। देखिए, एक चीज और याद रखना, नागालैंड में ब्रह्मपुत्र नहीं बहती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मलाल नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे नागालैंड में कैसे ब्रह्मपुत्र नहीं जा रही है ना, कि जाती है, नहीं जाती, लेकिन आसाम में बहती ही है, और बांग्लादेश में भी ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ये मछली पाई जाती है, दुर्लभ मछली है, ठीक है। अनुसूची 2 में शामिल है, आपको याद रखना है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको 2014 में शामिल किया गया, और बांग्लादेश में लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया। 2014 में IUCN ने किया था ये काम। विशेषता की बात करें, 105 सेंटीमीटर लंबाई, 3.4 फीट, सिर और शरीर धारीदार सांप के समान लंबा होता है। आप इसकी सुंदरता का आंकड़ा लगा सकते हैं यहाँ ये देखकर, ये कितनी सुंदर लग रही, नहीं? पता नहीं लोग खाते कैसे हैं, हमको समझ में ही नहीं आता। वो फड़फड़ाती, हमको वही देख के मजा आ जाता है। इसके शरीर के ऊपरी भाग पर गहरे काले, देखो कई बार एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं जो आपको लगेंगे क्या ऊट पटांग पढ़ा रहे हैं ये सब, ठीक है। तो ऊट पटांग टाइप का भी पूछा जाता है। इसके शरीर पर धारीदार ये
इसके शरीर पर ये काले काले चकत्ते पाए जाते हैं, इसके शरीर पर, अरे उसके शरीर से क्या लेना देना हमको, ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन हमको पता रहना चाहिए भैया एनवायरनमेंट का मामला है, ठीक है। तो हमको याद रखना पड़ेगा इसके शरीर के ऊपरी भाग पर गहरे काले भूरे रंग की विशेष धारियां होती हैं, और पेट पर देखो, पेट पर सफेद रंग की धारी होती है, ठीक है ना। आप यहां देख सकते हैं, ये पेट देख रहे हैं, पेट है इसका ये, और ये शरीर है। चलो ऊपर वाला हिस्सा, मछली पानी के तापमान ऑक्सीजन के स्तर में बड़े बदलाव का सामना करने में सक्षम है, इसकी विशेषता है ये। मछली कहां, दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी है, आदमी हो गई है तो नहीं, वहां के निवासी हैं ये, और यहां तक पहुंची हैं, बताइए दक्षिण पूर्व एशिया में। भारत, श्रीलंका, दक्षिणी नेपाल, संभवतः भूटान में भी, बांग्लादेश, दक्षिण चीन, इन सब देशों में पाई जाती है। आपका सवाल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा कि असम, नागालैंड और बांग्लादेश में इसको लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया, बल्कि सवाल यहां तक भी पहुंच सकता है कि ये भारत के अलावा, बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका में भी पाई जाती, दक्षिणी नेपाल में भी पाई जाएगी, भूटान, दक्षिणी चीन में भी पाई जाती है। चन्ना सर इसका बारका, दक्षिणी पूर्व बोलिए? इंडोनेशिया, सुमात्रा ये सब होगा क्या? दक्षिण पूर्व एशिया जो बोला गया। हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया ये सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है, लगभग, हाँ लगभग में आ जाएंगे। चन्ना का मछली को दुनिया की सबसे महंगी मछली माना, सबसे महंगी मछली है। अब ये स्टेटमेंट आ जाए तो कहेंगे अच्छा कैसे महंगी हो गई, जो हम लेके आते हैं वो तो इतनी महंगी चलती नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। या तो मार्केट में सुबह सुबह मछली के मार्केट में पहुंचना पड़ता, नहीं क्या बात है। चलिए, मछली भारत में एक मछली 50,000 से 1,00,000 रुपए तक ब्लैक में बेची जाती है। ब्लैक मतलब क्या होता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा, रात में 10 बजे के बाद बेची जाएगी ना, जैसे बोलते हैं आज ड्राई डे भैया, तो ब्लैक में लेके आओ कहीं से जाके। तो ब्लैक में जो लाता है ना शराब, तो वो कहाँ से लेके आता है, कहीं ऐसे खोहा में से लेके आता है जहां वो रिक्शा पे बैठा होगा वहीं बोरा रख के उसी में से निकाल निकाल के धीरे धीरे देता होगा, वो ब्लैक है। तो यहाँ पे ब्लैक का मतलब यही है, काला मत सोचना कि काले काले में देता, नहीं, काली पन्नी में देवे करेगा लेकिन काला पैसा भी लेगा, ठीक है, बिना टैक्स वाला पैसा रहेगा वो। सर इतनी महंगी क्यों है? अब ये दुर्लभ है ना, ये पाई नहीं जाती है, ये देख रहे हैं, ये सजावटी में आती, सजावटी काम में आती होगी, है ना, या फिर खाने पीने में भी यूज करते होंगे। दुर्लभ प्रजाति है मछलियों की। स्नैक हेड मछली देखने में बहुत आकर्षक होती, बड़ी सुंदर लग रही है, देख सकते हैं। इसे सजाने के लिए एक्वेरियम में रखा भी जाता है, सजाने के काम में आती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस मछली की डिमांड जो है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों बाजारों में है। अगस्त 2017 में ओरंग नेशनल पार्क के पास इस मछली की प्रजाति की 8 प्रजातियों को तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। भैया अभी 2023 में पकड़ा गया, इससे पहले 2017 में पकड़ा गया था। लगे हाथ हम ओरंग के बारे में बात करें तो आसाम के दरांग और सोनितपुर जिला में फैला हुआ है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर है, दक्षिणी तट पर नहीं है, उत्तरी तट पर है। क्षेत्रफल इसका इतना है, 85 में अभयारण्य के रूप में स्थापित हुआ और 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 85 में अभयारण्य रहा, अभयारण्य के रूप में, और 99 में राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, है ना। एनसीईआरटी हमने पढ़ी है तो हमको ये पता होगा वहां से कि अभयारण्य क्या होता है और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, है ना, ये सब हमको पता है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता की बात कर ले तो ये राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस भैया, घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा इस उद्यान को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का छोटा रूप माना जाता है। क्यों माना जाता है, उसके भी कुछ कारण होंगे, क्योंकि इस उद्यान में भी काजीरंगा के समान ही वनस्पति, घास के मैदान और दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं। हो सकता है कथन और कारण के रूप में आपके सामने प्रश्न रख दिया जाए, तो कथन हो जाए कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का छोटा रूप माना जाता है, और कारण दे दिया जाए कि इस उद्यान में काजीरंगा के समान ही वनस्पति, घास के मैदान, दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं। तो कथन भी सही है,
कारण भी सही है, साथ में कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि सबको? यस सर। देखो, इसलिए इस तरीके से बताते चल रहे हैं ताकि आप लोगों को बाद में समस्या ना आए। ठीक है ना? बस खाली आप लोगों को ना देख देख के बस मुंह बना बना के, खाली पोपट जैसा मुंह बनाते नहीं, वो फोटो लेते समय सेल्फी लेते हैं जब हम लोग, तो पोपट जैसा ऐसे करके मुंह बना देते हैं, है ना? ऐसे करके मुंह बना देते हैं, तो ऐसे मुंह बना बना के खाली टिक मारते निकल चलना। ठीक है ना? यहां पे एक शब्द है जिपनेट। जिपनेट क्या है भाई? जिपनेट भारत के 8 राज्यों का एक जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क है। जिपनेट, जिपनेट आ जाता है, ऐसा ना सोचना जिपनेट, अच्छा जिप मतलब होता है चैन, अच्छा नेट मतलब नेटवर्क का कुछ मामला होगा, अच्छा चैन से नेटवर्क लगाने को कुछ मुद्दा हो सकता है, भारत से है क्या? तो सोचेंगे नहीं नहीं, तो जिप लिखा है, जिप, जिप मतलब क्या हो गया? अरे कहीं कोई इस्लामी देश का मामला होगा ये, तो जिप जा पे नुक्ता लगा, इसका मतलब ये नहीं समझना है, ये भारत का ही मामला है। भारत के 8 राज्यों का एक जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क है। इस साइट पर क्या होगा? चोरी हुए वाहनों के साथ साथ गुम हुए बच्चे, गुमशुदा व्यक्ति, अज्ञात मृत व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिपनेट के माध्यम से क्या क्या काम किया जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। चोरी हुए मोबाइल फोन के बारे में भी जानकारी देगा ये। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में श्री सुधीर यादव के मार्गदर्शन में की गई थी इसकी शुरुआत। नाम याद रखना, सुधीर यादव। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वास्तविक समय में अपराध और आपराधिक जानकारी साझा करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इस परियोजना को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, आपको यह बात पता होनी चाहिए। इस पर प्रकाशित जानकारी जनहित से संबंधित है, जनहित का ही मामला है। बच्चा चोरी किसका होता है? जनहित एक मामला रहेगा, है ना? जिपनेट से पहले सूचना जो होगी वो पेपर्स, टीपीएम, वायरलेस कम्युनिकेशंस जैसे ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रसारित होती थी। पहले का मामला ये था, अब ये जिपनेट के माध्यम से होगा। ये ऑनलाइन वातावरण में केंद्रीय भंडार से जानकारी का मिलान करने के लिए खोज इंजन प्रदान करता है, सर्च इंजन प्रदान करता है। ठीक है, प्रारंभ में शुरुआत में ये कहां कहां लागू हुआ? तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारा यूपी आगे है, राजस्थान के पुलिस के सहयोगात्मक प्रयासों से आगे लाया गया था। तो हमारे यूपी में भी ये बात, शुरुआत हमारे यूपी से भी हुई है। ठीक है, अपने यूपी से। दिल्ली हरियाणा तो है ही है, यूपी भी अपना है। ठीक है, राजस्थान भी शामिल है। 2008 में पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस भी इसमें शामिल हो गई, याद देख लेना। 2008 में, अक्टूबर 2008 में उत्तराखंड पुलिस, जनवरी 2012 में हिमाचल प्रदेश पुलिस भी इसमें शामिल हो गई। तो कौन कौन शामिल है राज्य, वो आपको पता होने चाहिए। सार्वजनिक या पुलिस डोमेन के लिए कुछ मॉड्यूल इसमें शामिल हैं, जैसे क्या क्या शामिल भैया देख लो, ये 14-15 प्रकार के मॉड्यूल हैं इसमें। एक तो एफआईआर। एफआईआर कैसे? ऐसे नहीं पता चले कोई आपको टीप मार के निकल गया आपके सर पे, अब आप जाके एफआईआर करवा दिया, सबका वीडियो ऑफ हो गया है, इसका मतलब सब लोग खाना पीना में लग गया। जघन्य मामला, हत्या, डकैती, डकैती स्नैचिंग जैसे मामले एफआईआर। फिर गिरफ्तार व्यक्ति कौन? जघन्य मामला है, हत्या डकैती वाला, ये सब स्नैचिंग वाला। सर्वाधिक वांछित अपराधी, घोषित अपराधी, गुम बच्चे, बच्चे मिले, गुमशुदा व्यक्ति केवल प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए, ये बात आपको याद रखनी है, ये वाला। अज्ञात शव, अज्ञात व्यक्ति मिला है, कोई बेहोश है, नाबालिग है, प्रत्यक्त है, प्रत्यक्त मतलब छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ है, मानसिक रूप से परेशान कोई है, तो उसके लिए। चोरी के वाहन में, लावारिस जब्त वाहन के रूप में, वाहन के ये सब। गुम या चोरी हुए मोबाइल, पुलिस अलर्ट, दैनिक पुलिस बुलेटिन केवल प्रमाणित उपयोगकर्ता के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं, ऐसे ही कोई भी मुंह उठा के अपना ये काम चालू कर ले, नहीं, सबके लिए रहेगा, उनके लिए रहेगा, केवल प्रमाणित उपयोगकर्ता। जेल रिहाई केवल प्रमाणित उपयोगकर्ता, बेल आउट केवल प्रमाणित, प्रेस विज्ञप्तियां केवल प्रमाणित, और मैसेजिंग केवल प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए ये मॉड्यूल इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, वेरी गुड। चलो अब आते हैं डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, नाम है इनका। कौन है ये?
राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। इनका अभी निधन हुआ है। कब हुआ है? तो 19 दिसंबर 2023 को चर्चा में रही हैं। ठीक है, कौन है ये? राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। और हमें लगता है इनको जो पुरस्कार मिला था उस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे उस समय। ठीक है, उन्हीं के कर कमलों द्वारा इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था, उसी समय की बात है। अब इतना बता दिया ना, तो इस हिसाब से आंकड़ा लगा लेना उसी में। अच्छा, मुख्य बिंदु के बारे में देख लेंगे। एक महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर BV गिरी की बहू भी हैं, बहू थी, वाराह वेंकट गिरी, है ना। 71 के भारत पाक युद्ध के बाद उन्होंने 72 में वॉर विडोज एसोसिएशन नई दिल्ली की शुरुआत की थी। कब किया था इन्होंने? 71 के भारत पाक युद्ध के बाद 72 में शुरू किया वॉर विडोज एसोसिएशन नई दिल्ली में। डॉक्टर मोहिनी 1979 में गिल्ड ऑफ सर्विस की स्थापना की, जो किससे संबंधित है? गिल्ड ऑफ सर्विस किससे संबंधित है? महिला, वंचित बच्चा, युद्ध, विधवाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। ये जो वार विडोज जैसा आपने शब्द अभी देखा था एसोसिएशन, ये क्या है? युद्ध के दौरान युद्ध में जो महिलाएं विधवा हुई ना, उनको सशक्त बनाने से संबंधित ये संस्था है, वॉर विडोज एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान रखना। 95 से 98 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। इनके बारे में ये बात आपको पता रहनी चाहिए। इसके साथ साथ डॉक्टर गिरी ने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। ठीक है, डॉक्टर गिरी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कई बहुत सारा उपलब्धि इनके नाम पे है, याद रखना। डॉक्टर गिरी दक्षिण एशिया में शांति के लिए महिला पहल की संस्थापक ट्रस्टी और नवदान्य जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन, फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस जैसे विभिन्न संगठनों की ट्रस्टी भी रही हैं। गिरी न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी द हंगर प्रोजेक्ट के बोर्ड की सदस्य भी थीं। डॉक्टर गिरी को उनके काम के लिए 2007 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2007 में। ठीक है, गिल्ड फॉर सर्विस के 50 वर्षों और डॉक्टर गिरी के योगदान की स्मृति में फिल्म निर्माता है मीरा दीवान ने द्वारा निर्देशित एक वृत्त चित्र, नाम क्या है? स्टिल वी राइज द पैशन एंड कंपैशन ऑफ मोहिनी गिरी। तो ये पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है? ये शब्द स्टिल वी राइज द पैशन एंड कंपैशन ऑफ मोहिनी गिरी, तो ये किससे संबंधित है? गिल्ड फॉर सर्विस के 50 वर्ष और डॉक्टर गिरी की योगदान की स्मृति में मीरा दीवान द्वारा निर्देशित एक वृत्त चित्र है, जो फरवरी 2023 में प्रदर्शित किया गया है ने? ओके, यहाँ पे एक चित्र देख रहे होंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का चित्र है। नाम यहाँ पे देख रहे हैं अंशुमन पटनायक का। ये कौन भाई? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच इकाई के नए प्रमुख के रूप में अंशुमन पटनायक को नियुक्त किया है 21 दिसंबर 2023 को। इसके बाद बात करें तो इनके पास भैया भारत सरकार में विभिन्न पदों पर काम करने का 28 साल का अनुभव है, ध्यान रखना। 14 से 19 के दौरान CCI की जांच इकाई में भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने बाजार की शक्ति के दुरुपयोग के लिए गूगल जैसी कंपनियों के साथ साथ कथित मिली भगत के लिए वैश्विक बियर कंपनियों की जांच का भी निरीक्षण किया है। ठीक है, अंशुमन पटनायक ने अतुल वर्मा का स्थान लिया है। ये पूछा जाता है किसकी जगह पर कौन आया है, किसकी जगह पर कौन गया है, तो अतुल वर्मा की जगह ली है इन्होंने, याद रखना इसको। और याद ये भी रखना है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में जांच महानिदेशक के रूप में कार्यकाल नवंबर 23 में समाप्त हो गया। किसका? अतुल वर्मा जी का। ठीक है, तभी इनका नाम आया है। ओके, चलिए ये हो गया। अभी और है, अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है भाई? यह एक सांविधिक संस्था है, सांविधानिक नहीं है, सांविधिक संस्था है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सृजन, इस संदर्भ में सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा 13 जनवरी 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को
लागू किया गया। ठीक है ना। 2003 में 13 जनवरी 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया, सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सृजन के लिए। ठीक है। इसके बाद 14 अक्टूबर 2003 से केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। कब? 14 अक्टूबर 2003। ओके, स्थापना की गई। इसके बाद प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लगभग हमने ऊपर पढ़ ही लिया है। प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, इसे बनाए रखना इसका उद्देश्य है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही भारतीय बाजार में अथवा इसके अलावा आनुषंगिक जुड़े मामलों के लिए अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। वेरी गुड। नहीं सर। अब हम आ जाएंगे अपने अयनांत पर। अयनांत के बारे में आप लोग जानते होंगे, दिसंबर का महीना होता है और 21-22 दिसंबर का मामला है। ठीक है ना। इस दिन कुछ स्पेशल होता है। दिन सबसे बड़ा होगा, सॉरी, रात सबसे नहीं बड़ी सर। होगी और दिन छोटा हो जाएगा। नहीं, ऐसा गांव में भी कहावत है, रोट से दिन छोट और खिचड़ी से दिन बड़ा, है ना। तो खिचड़ी आती 14 जनवरी को और रोट होता मेरे ख्याल से बड़ा हनुमान जी का जो पूजा होता है, बड़ा मंगल, मेरे ख्याल से ज्येष्ठ वाला मंगल, ज्येष्ठ महीना का मंगल होता है ना हिंदी महीना में। जी सर। बड़का मंगल तभी आता है, सबको पता रहना चाहिए ये बात है। चलो, तो बड़का मंगल छोटका मंगल जानते रहो। इसी दिन से दिन छोटा होने लगता है और रात धीरे धीरे बड़ी होती चलती है। 21-22 दिसंबर को सूर्य की दूरी उत्तरी गोलार्ध से सबसे ज्यादा दूरी हो जाती है, जिसके कारण सबसे लंबी रात होती है। कितने घंटे की? 13.25 घंटा। और सबसे छोटा दिन होता है लगभग 10 घंटा 43 मिनट, मतलब 11:15 घंटा का दिन होता है, 13.25 घंटा की रात होती है। ठीक है। तो 13.15 11:15 जोड़ेंगे 24 घंटा आ जाएगा। इसे हम शीत अयनात या फिर शीत संक्रांति कहते हैं भाई। ध्यान रखना, ये आप देख सकते हैं, ये स्थिति है। उत्तरी ध्रुव देखिए झुका हुआ सूर्य की तरफ, दक्षिण ध्रुव निकल गया सूर्य से दूर। ओके, और देखिए रोशनी कहां पड़ रही? रोशनी यहां पे पड़ रही, इतने पे उत्तरी ध्रुव पर पड़ रही रोशनी अब सूर्य की, है ना। गुणनगर पृथ्वी पर दिन और रात ये है। चलो आगे देखेंगे। भारतीय पंचांग के अनुसार 14 जनवरी मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होने की बात कही जाती है। 14 जनवरी से ही खिचड़ी से दिन बड़ा, मतलब 14 जनवरी से सूर्य धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने लगता है ना। ये बात हम सबको पता है। तो याद रखना 21 और 22 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण होता है। हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे हैं? सर 14 जनवरी को अगर उत्तरायण धीरे धीरे होता है तो मतलब जनवरी फरवरी में तो ज्यादा ठंड रहती है तो, और ना धूप निकलती है। हाँ, तो धीरे धीरे सर उत्तरायण होने, बात सुनो, धीरे धीरे वो उत्तरायण होने लगता है। ठीक है। 14 जनवरी धीरे धीरे वो उत्तर की ओर बढ़ता है। ऐसा थोड़ी ना कि 14 जनवरी को सीधे उत्तर आके खड़ा हो जाता है सूर्य, है ना। ऐसा थोड़ी ना है। बात समझ रहे हैं ना। ओके सर। हाँ, चलो, अयनांत क्या है भैया? एक खगोलीय घटना है। ये एक ऐसी खगोलीय घटना जो साल में 2 बार घटती है। अयनांत, शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत 2 होते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? गर्मी। आप सबसे ये सवाल पूछा गया, यूपीएससी में ही पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ क्रिसमस ठंडी के महीना में मनाया जाता है, तो ये क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में कौन से सीजन में मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर क्या है? गर्मी में मनाया जाता है वहां पे, है ना। जी सर। याद रखना, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है मकर रेखा पर उस समय,
है ना? हाँ, बोलिए ना राहुल। सर अयनांत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये तो ज्योग्राफिक वर्ड है। अयनांत, यहाँ तो बता रहे हैं ना, अयनांत एक खगोलीय घटना है जो 2 बार घटती है। देखो, साल में 2 बार घटती है, का मतलब ये है सूर्य जो है ना साल में 2 बार, मतलब एक बार वो कर्क रेखा पर और दूसरी बार मकर रेखा पर। बात समझे कि कर्क और मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है ना, तो वो समय होता है कौन सा? अयनांत वाला। ठीक है ना? ठीक है राहुल? जी सर, जी आगे सर। उत्तरी गोलार्ध में इस समय सूर्य की किरणें बेहद तिरछी होती हैं। सॉरी, इस इधर देखो, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म होता है, उत्तर में ठंडी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय सूर्य की किरणें बेहद तिरछी पड़ेंगी। सूर्य का पृथ्वी से अधिक दूरी होने के कारण सूर्य की किरणों से ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी पर कम पहुंचती है, जिससे यहाँ तापमान कम हो जाता है। एक चीज और याद रखना, सूर्य की किरण जब तिरछी पड़ेगी ना तो टेम्परेचर कम मिलेगा हमको। याद रखना इस बात को। ओके, आवाज जा रही ना हम सबको? जी सर। जी सर। चलिए, अरे हमारा एक कर्सर गोल गोल कर रहा था तो हमें लगा कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है क्या। चलिए, शीत अयनांत क्या होता है अब ये देख लेंगे। ये है 21-22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी अवधि जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी अवधि का दिन होता है। इस घटना को हम शीत अयनांत बोलते हैं या फिर बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिक। तो विंटर सॉलिस्टिक भी आपको ध्यान रखना है, शीत अयनांत भी ध्यान रखना है। शीत अयनांत के समय दिन की अवधि इतनी और रात की अवधि इतनी होती, 13 घंटा 17 मिनट की। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार सूर्य के घूमने के अनुसार शीत अयनांत ग्रीष्म अयनांत की स्थिति बनती है। तो सूर्य के घूमने के अनुसार स्थिति बनती है। सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती है? सर देखो ना, पृथ्वी पृथ्वी। पृथ्वी है ना घूम सर रही है। तो हमको लगता है कि सूर्य घूम रहा है, नहीं ऐसा। जब हम भी सुबह उठते हैं, आंख मीचते हुए तो देखते हैं पूरब में सूर्य उगता उगता हुआ दिख रहा है, तो हम सोचते हैं अच्छा सूर्य निकल गए। फिर शाम में देखते हैं तो पीछे की तरफ पश्चिम की तरफ जाके अस्त हो जाते हैं। तो यही तो देखने में लगता है ना हमको कि सूर्य नाच रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर कर रहे हैं, नहीं। लेकिन हकीकत क्या है? पृथ्वी डोल रही है, ठीक है ना, घूमती है, वो चक्कर काटती रहती है। यहाँ पे देख लो, ये आपको चारों स्थितियां दिखाई गई हैं भैया। यहाँ पे ये शरद ऋतु, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु कब होगा? 22 दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर दक्षिण अयनांत है ये। दक्षिण अयनांत का मतलब जब दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तब होगा ये दक्षिण अयनांत। ये दक्षिणी गोलार्ध देखिए अंधेरा में निकल गया, यहाँ उत्तरी गोलार्ध आ गया उजाला में, तो ये उत्तर अयनांत हो गया। उत्तर अयनांत कब होगा? तो 21 जून को, जब हमारे यहाँ गर्मी होगी, है ना, चिलचिलाती धूप मारेगी, झुलसा देगी, गोरा आदमी भी करिया हो जाए, नहीं। हम भी बहुत गोरे थे, इस सूर्य की रोशनी ने हमको काला कर दिया, ठीक है। गांव में रह रह के हम करिया हो गए थे। सर आप ध्रुव पे चले जाइए। हम यही इतनी देर से सोच रहे थे, मसरूफा कुछ उपाय नहीं बताई अभी तक। चलो बता दी तो हम चले जाते हैं। चलो, ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति बोलते हैं, उत्तर अयनांत भी बोलते हैं। 21 जून की अवधि है भैया। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ने वाली है, ठीक है। अब क्या होगा? अब दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, है ना। अब ये होगा हमारे यहाँ पे 21 जून जब सूर्य बिल्कुल लंबवत होता है पृथ्वी के, तो उस दिन की अवधि सबसे लंबी और रात छोटी होती है। इस घटना को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। एक एक शब्द यहाँ पे है, विषुव क्या होता है? कोई हाथ उठाया मेरे ख्याल से, हाँ जी बताइए। एक आशीष सिंह जी सर बताइए। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ना सर। वो तो सूर्य के परिपथ में भी 24। चलती है। तो सर वही चीज सर, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो फिर हम लोग को ये कैसे प्रतीत होता है कि हम लोग जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है? क्योंकि एक साल का टाइम लग जाता है पृथ्वी को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है। जी सर। जी सर। और पृथ्वी पर
पृथ्वी जो घूम रहे, पृथ्वी की स्पीड आपको पता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मेरे ख्याल से चलती है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो 13 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से घूमती है वो, है ना, कि 11 ऐसे कुछ है जी करके। उसकी स्पीड हमको पता नहीं चलती, हम गिरते भी नहीं हैं। ऐसा भी कभी सवाल आया तो नहीं है, कई बार बच्चे उठा देते हैं सवाल कि ऐसा क्यों होता है कि हम गिरते नहीं हैं। तो क्योंकि पृथ्वी के घूमने के अनुसार ही जो हमारे अंदर है, जैसे कहते हैं ना कि बाहर बाहर इतना प्रेशर है कि अगर वो मार दे हमको गलती से तो हमारा शरीर ना पचनी हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चिपक जाएगा, है ना, पूरा का पूरा चिपक जाए। लेकिन हमारा जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बाहर के वातावरण से कहीं ज्यादा प्रेशर डालता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 1 सेकंड में पता नहीं कितना लाख, मेरे ख्याल से 2.5 या 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है। आप लोगों को अंदाजा, विज्ञान की बात है ये। अब समझ लीजिए वो कि 1 सेकंड में किस स्पीड से चलता होगा भगवान जाने, हम तो नहीं अंदाजा लगा पाए अभी तक। जी सर। ठीक है, तो इतना प्रेशर हमारा ब्लड हम डाले रहता है, इसलिए बाहर का जो प्रेशर है वो हम पे उतना काम नहीं कर पाता है। और यही चीज जब हम किसी पहाड़ पर पहुंच जाते, ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते, तो वहीं पर हमारे नाक से, कान से खून गिरने लगता है और हमारे फाउंटेन पेन जो होती है ना, हमारे फाउंटेन पेन की स्याही बह जाती है। उसका मूल कारण यही है कि वहां पर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है ना। बात जी क्लियर है सर। ना? ठीक है। और कुछ जानना था आपको आशीष? यही सर हमको डाउट हो रहा था सर कि 12 घंटे में अपने अक्ष पे घूमती है हम्म पृथ्वी। हम्म तो सर ये जो घूमती है तो फिर दक्षिणी ध्रुव पे या फिर उत्तरी ध्रुव पे हाँ, दिन और रात सर जो है वो कैसे चेंज होता होगा? ये सर पूरब से पश्चिम घूमती है पृथ्वी, या फिर उत्तर से दक्षिण? देखो जब ये अपनी जगह पर घूमती है ना तो दिन और रात बनते हैं। जब ये सूर्य जी के चारों ओर चक्कर लगाती ना तब इसकी ध्रुवीय स्थिति बदलती है। जी सर। ठीक है ना? जैसे सर अभी आपने अयनांक ये बताया ना, अयनांक सर, उसी के चलते ये मेरे दिमाग में आया ओके, ठीक है फिर कि चलिए। ये कैसे होता होगा। ठीक है, अब समझ गए ना आप? ठीक है सर। ओके। विषुव क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। विषुव अयनांत का मतलब होता है भैया विषुवत वृत्त पे सीधी किरणें पड़ती होंगी सूर्य की। इसमें क्या होता है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, मतलब बराबर से रहता है दोनों। पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं, है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि है ये। और 23 सितंबर को आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में होती है शरद ऋतु। शरद ऋतु, ठंडी वाली बात नहीं करें, शरद मतलब क्या बोलते हैं, गुलाबी ठंडी हो जाए। अब वो वाला गाना मत गाने लगना कोई, है ना, गुलाब जैसन। ठीक है, तो गुलाबी जो ठंडी होती है ना वो शरद ऋतु है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो होती है, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, जो गर्मी के आने का संकेतक है। तो गर्मी के आने का संकेतक वसंत ऋतु, ठंडी के आने का संकेतक गुलाबी ठंडी, जिसको शरद ऋतु बोलते हैं। 21 मार्च को स्थिति फिर से बदल जाती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत आ जाता है और दक्षिण में चला जाता है शरद। ओके ना। एक अपने यहाँ त्योहार मनाया जाता, नाम सुना होगा, वसंत पंचमी, है ना। जी सर। पंचमी दो होती है, एक नाग ठीक है पंचमी तो दूसरी सर। बसंत पंचमी। तो बसंत सर उस दिन पंचमी, सरस्वती सरस्वती पूजा पूजा। की सरस्वती माता की पूजा होती है ना उस दिन। हाँ, सरस्वती माता की पूजा होती है। और उस दिन से जी होलिका सर। दहन होता है 1 महीना लगभग, है ना। और यस कहीं सर। जी कहीं सर। कहीं कहीं का प्रचलन है कि अरंडी का पेड़ गोबर के उपला से रोका जाता है उसी दिन। बसंत पंचमी के ही दिन होता है ये काम, है ना। सर उस दिन पीला खाना बनता है। हाँ, और जिस दिन होलिका दहन होता है ना उस दिन आप, अब तो छप्पर ऊपर ज्यादा नहीं दिखती गांव में भी, नहीं तो पहले क्या होता था ना, जी सर। लोग अपने धान का जो पुआल होता ना, पुआल गाजा रहता था खूब सारा, उसके ऊपर सोते मिलते थे। या किसी छप्पर मड़ैया उड़ैया पुरानी होती थी तो उसको रखाए रहते थे, वहीं खटिया लगा के लेटे रहते थे। अच्छा कोई आए उठाए फिर बताते हैं। तो तो बचपन में, चौकी गायब कर देता है लोग।
हाँ, बचपन में ये सब काम किए हैं थोड़ा बहुत, कभी-कभार। वो उसमें फिर मारपीट भी हो गया है 1-2 बार तो जो ले जाता है होलिका में, कोई होली-वोली के समय पे कोई ऐसे बोलता नहीं गाँव में, सब सामाजिक व्यक्ति होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं। ठीक भैया? तो याद रखना 23 सितंबर क्या है? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिण में वसंत ऋतु। 21 मार्च को, सॉरी 23 सितंबर को था, 21 मार्च को क्या हुआ? उत्तर में आ गया वसंत और दक्षिण में चला गया शरद। चलिए, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ये सबको पता है, ठीक है ना। चलिए, इमानुएल मैक्रोन है जो 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनेंगे। गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी की बात है भैया। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। याद रखना, मुख्य अतिथि बनने के लिए राष्ट्रपति जो बिडेन के भारत के निमंत्रण को स्वीकार करने में अमेरिका द्वारा असमर्थता जताने के बाद मैक्रोन को निमंत्रण दिया गया। तो मैक्रोन को निमंत्रण दिया गया, लेकिन उससे पहले किसको बुलाया गया था? बड़े भाई साहब को, ठीक है। बड़े भाई साहब मतलब कौन? अपने अमेरिका जो वाले, बाइडेन। हाँ, जो अपने बाइडेन। अमेरिका वाले भाई साहब को बुलाया गया था। लेकिन वो क्या हुआ कि मना कर दिए होंगे, या हो सकता बोले होंगे भाई आने में थोड़ी सी दिक्कत है, और इधर कुछ त्योहार व्योहार का मामला भी है, ठंडी वंडी बढ़ रही है, इसलिए नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फ्रांस के, इलेक्शन है सर अमेरिका में। हाँ, तो हो सकता है। तो चुनाव के मामले को भी ध्यान रखते अभी अमेरिका के संविधान में संशोधन भी हुआ है, 14वां संशोधन कर दिया गया। किसी राज्य के मामले को लेकर हुआ है, अभी हमें क्लियर नहीं है वो मामला, तो हो सकता कुछ ऐसा ही मामला हो। फिलहाल ठीक है। तो ये भैया छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होगा। मैक्रोन ये सम्मान पाने वाले फ्रांस के 5वें राष्ट्र प्रमुख हो जाएंगे। इससे पहले जो आए हुए लोग हैं वो कौन कौन है? तो 76 और 98 में आए हुए पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जैक्स शिराक, पहले व्यक्ति। दूसरे 80 में आए पूर्व राष्ट्रपति वोलेरी गिस्कार्ड डी एस्टिंग। 2008 में आए पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी, 2008 में। और 2016 में आए पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकोइस ओलांद। ओके, 2024 में फ्रांस ऐसा पहला देश हो जाएगा जिसके नेता सबसे ज्यादा बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रह चुके हैं। 2024 में ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, याद रखना। वर्तमान समय तक फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के नेता 5-5 बार आ चुके हैं। वर्तमान की स्थिति क्या है? तो यूके और फ्रांस दोनों के अतिथि 5 बार आ चुके हैं। गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के चुनाव में कुछ अनिवार्य तत्वों का ध्यान भी रखा जाता है। जैसे क्या क्या ध्यान रखा जाता है भाई? द्विपक्षीय संबंध भी अपने, राजनीतिक साझेदारी, वैश्विक भू राजनीति, साथ में द्विपक्षीय व्यापार। अब इन सब में मामले में देखें तो द्विपक्षीय संबंध की हम बात कर लें तो फ्रांस को भारत का निमंत्रण द्विपक्षीय संबंधों की दृढ़ता की पुष्टि करता है। भारत और फ्रांस के राजनयिक संबंधों की स्थापना जून 1948 में हुई थी। इस हिसाब से हमको एक बात और पता हो जानी चाहिए, तो 52-4800 और 52 + 23 कितना हुआ? 75, है ना। हमारे उनके द्विपक्षीय संबंधों का की 75वीं सालगिरह भी होगी, यह भी याद रखना। 75 वर्षों से भारत फ्रांस के बीच, देखो यहाँ पे दिया भी गया है, बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। ये फैक्ट के रूप में आपको याद रखना। प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई 2023 को पेरिस में आयोजित बास्तील दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। तो बास्तील दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे, उसमें मुख्य अतिथि थे भैया। बास्तील का जो किला है ना फ्रांस में, उसका एक अलग महत्व है, आपको याद होना चाहिए। फ्रांस लोकतंत्र बना, उसमें बास्तील ने अपना बहुत कुछ खोया भी, ठीक है। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय प्रारूपों में सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में लगे हुए हैं। दोनों देश डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, उन्नत कंप्यूटिंग, आतंकवाद का मुकाबला, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। हमको पता होना चाहिए ISA की स्थापना जो हुई है, जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है, वो भारत और फ्रांस के सहयोग से ही संभव हुआ है ना। रणनीतिक साझेदारी क्या है? तो इस
रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत फ्रांस कई क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर एक समान विचार भी रखते हैं। 2023 में भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं 2023 में। ये भी याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। 98 में भारत और फ्रांस ने अपने राजनयिक संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का तक बढ़ाया था। यूरोपीय संघ से बाहर फ्रांस की यह पहली रणनीतिक साझेदारी थी। इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। रणनीतिक साझेदारी भारत फ्रांस संबंधों के तीव्र विकास में सहायक रही। रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, नागरिक, परमाणु के क्षेत्रों में सहयोग रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ हैं। चलिए, वैश्विक भू राजनीति क्या है? दोनों देश कई क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर एक समान विचार रखते हैं। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के लिए भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करता है। कहां पे? स्थायी सदस्यता सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का पक्षकार है ये। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR, वोसेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत के शामिल होने में फ्रांस का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत इन तीनों समूहों में शामिल हुआ, उसके पीछे फ्रांस प्रमुख भूमिका निभाया। ठीक है ना? फ्रांस परमाणु आपूर्तिकर्ता NSG में भारत के शामिल होने की कोशिश का समर्थन भी करता है, लेकिन अभी NSG में भारत शामिल नहीं हो पाया है। ठीक है, याद रखना। फ्रांस ने पर्यवेक्षक देश के रूप में हिंद महासागर आयोग में भारत के शामिल होने का समर्थन करता है। अभी IOC में भी भारत नहीं है। भारत ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में फ्रांस को सदस्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा नहीं है कि फ्रांस ही हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, IORA में हमने फ्रांस को सदस्यता दिलवा ही दी आखिरकार, है ना। द्विपक्षीय व्यापार भी हम सबका है अच्छा खासा। 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है फ्रांस हमारा। 2022-23 में देखें, दोनों देशों के बीच वस्तुओं को द्विपक्षीय व्यापार कितना रहा? 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 21 में सेवाओं का व्यापार हुआ 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2021 में भारत में फ्रांस के निर्यात में 7.1% की औसत दर के साथ लगातार वृद्धि देखी जा रही। ये स्टेटमेंट हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। 2018 के 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 22 में 6.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है द्विपक्षीय व्यापार के रूप में। यहाँ पे देखेंगे एक ब्लैक टाइगर है जिसको मेलेनिस्टिक बाघ बोलते हैं। ठीक है, थके तो नहीं आप लोग? अगर पानी वानी पीना हो तो पी सकते। ये भाई ब्लैक टाइगर, ठीक है, ब्लैक टाइगर, इसको मेलेनिस्टिक बाघ बोलते हैं। इसके चित्र देख लो, ये काली काली धारियां इसमें देख, गाढ़ी काली धारियां हैं इसके शरीर पे। ठीक है, पूंछ से लेकर पैर और मुंह तक आप देख सकते हैं। चलिए, चित्र थोड़ा छोटा रखे हैं, बड़ा रखे होते तो और अच्छा से दिखाई देता आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बात कर लेंगे, अभी हम इसकी विशेषता से सब देखेंगे। भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 के अनुसार सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल कहाँ है भाई? किसके, इसकी ये सवाल है, कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। ओडिशा। वेरी गुड। यहां से 2 नदियां बहती, कौन कौन सी हैं? ये सवाल रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे भैया 10 मेलेनिस्टिक बाघ थे 2022 का जो रिपोर्ट आया था भारतीय बाघ अनुमान का। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 16 बाघों को दर्ज किया गया है, जिनमें से 10 मेलेनिस्टिक बाघ हैं, मतलब 16 में से 10 हैं मेलेनिस्टिक। सरकार के द्वारा बाघों के पुनर्वास की दिशा में सक्रिय प्रबंधन के लिए एनटीसीए द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को मेलेनिस्टिक बाघ के संरक्षण के लिए विशिष्ट आनुवंशिक समूह के रूप में पहचाना गया है। मेलेनिस्टिक संरक्षण के रूप में, थोड़ा सा इसको याद रखना। ठीक है, हो सकता है कि ये सवाल आपसे पूछा जाए। ब्लैक टाइगर भी है भाई। मेलेनिस्टिक बाघों के संरक्षण जागरूकता बढ़ाने के लिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को वन्य जीव आवासों के एकीकृत विकास CSSIDWH की चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्त पोषण सहायता दी जाती है। ठीक है ना, किसके तहत दी जाती है ये भी आपको पता हो गया। मेलेनिस्टिक होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मेलेनिस्टिक नामक वर्णक मतलब रंग देने वाला पदार्थ, या फिर जेनेटिक म्यूटेशन, या फिर आनुवंशिक उत्परिवर्तन
के कारण जिन जीव जंतुओं की त्वचा या बाल बहुत गहरे काले रंग के हो जाते हैं उनको बोलते हैं मेलेनिस्टिक जीव। ठीक है, ये जैसे ब्लैक पैंथर्स, तेंदुओं का एक मेलेनिस्टिक रूप ओडिशा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में 2007 मेलेनिस्टिक बाघ को देखा गया, तब से इसके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा पटना वाला जो जैविक संजय गांधी जैविक उद्यान है, उसमें ब्लैक पैंथर एक है, आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेंगे हम। राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के मयूरभंज जिला में है। क्षेत्रफल इतना है भैया, इसको 1956 में आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में संरक्षित किया गया। इसके पश्चात 73 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। 73 में ही आया था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं। 51 टाइगर रिजर्व भारत में स्थापित हो चुके हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होंगे हो सकता है पूछ ही लिया जाए। ठीक है, 94 में यह राष्ट्रीय उद्यान 94 में भारत सरकार द्वारा जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र घोषित हुआ और 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है ये। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा हमको याद रखना है। बात करें जैव विविधता के बारे में, इससे संबंधित जो जैव विविधता है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये क्लियर हुआ। फूलों की 1076 प्रजातियां और ऑर्किड की 96 प्रजातियां मिलती हैं यहाँ पे। यहाँ बाघ और हाथी समेत पक्षियों की 304 प्रजातियां, उभयचरों की 20 सरीसृप प्रजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। वन्य जीवों की बात कर ले तो इस उद्यान में स्तनधारियों की 55, पक्षियों की 361, सरीसृपों की 62, उभयचरों की 21 और कीड़ों सूक्ष्म जीवों की कई सारी प्रजातियां हैं। यह विश्व में मेलेनिस्टिक बाघों का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है मेलेनिस्टिक बाघ के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है? हाथी, बाघ, तेंदुआ, मछली पकड़ने वाली बिल्ली जिसको प्रियोनाइलुरस विवरिनस बोलते हैं, अजीब नाम है, प्रियोनाइलुरस विवरिनस। फिर जंगली बिल्ली भी है, फेलिसचौस, भेड़िया, कैनिल ल्यूपस, मगर मतलब मगरमच्छ, क्रोकोडाइलस पलुस्ट्रिस, है ना, आदि ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाली प्रमुख अनगुलेट प्रजातियां कौन? जैसे सांभर, रूसा यूनिकलर है, चीतल एक्सिस, बार्किंग हिरण, मंटियाकस वेजिनेलिस, नाम याद रखना, भौंकने वाला हिरण है ये, और गौर जिसको बायसन बोलते हैं, भारतीय बायसन, है ना, बोस गौरस, और माउस हिरण पाया जाता, मोसियोला इंडिका भी यहाँ पाया जाता है। उड़ीसा के और भी उद्यान है, एक तो सिमलीपाल हम पढ़ ही लिए, उसके अलावा क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे, भितरकनिका है, नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य जो कि अपने सफेद बाघों के लिए फेमस है, गहिरमाथा है, ओलिव रिडले कछुओं के लिए फेमस है प्रजनन केंद्र के रूप में। ठीक है ना, वैसे भितरकनिका भी फेमस है ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन केंद्र के रूप में। ठीक है ना, चिल्का भी यहाँ पे पाई जाती है, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य है, एशिया की सबसे लंबी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा उड़ीसा में बदरमा, लखारी घाटी, हदगढ़, बैसीपल्ली, कोटगढ़ जैसे वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे है आर्कटिक क्षेत्र में पहला शीतकालीन भारतीय अभियान। दिसंबर 2023 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के सर्दियों के मौसम में पहले आर्कटिक अभियान को हरी झंडी दिखाई है। तो हरी झंडी किसने दिखाई? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं भैया किरेन रिजिजू ने। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा? सबसे फेमस व्यक्तित्व। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्थित भारतीय अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री को पूरे साल संचालित रखना है। ठीक है, स्वालबार्ड में है हिमाद्री हमारा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि आर्कटिक वैज्ञानिक जलवायु सामरिक महत्व का क्षेत्र है। भारतीय वैज्ञानिकों को इस ग्रह पर जीवन के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। यह अभियान वैश्विक जलवायु जैव विविधता पर आर्कटिक में होने वाले प्रभाव पर अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके तहत
भारतीय वैज्ञानिकों की टीम 30 से 45 दिनों तक क्या है, नाय एलेसुंड, नाम याद रखना, रिसर्च स्टेशन पर रहकर रिसर्च करेगी। तो हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि नाय एलेसुंड रिसर्च स्टेशन कहां पर है, ठीक है, या फिर चर्चा में क्यों रहा है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, भारत का रिसर्च स्टेशन नाय एलेसुंड में स्थित है, जो दुनिया के सुदूर उत्तरी क्षेत्र पर स्थित एक बस्ती है। नाय एलेसुंड नाम है, यहीं पर भारत का रिसर्च स्टेशन कौन सा है, हिमाद्री। ये भारत समेत दुनिया के 10 देशों के रिसर्च स्टेशन यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ सर्दियों के मौसम में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, तापमान जाता है -15 डिग्री सेल्सियस से नीचे। पहले आर्कटिक शीतकालीन अभियान के पहले बैच में मेजबान राष्ट्रीय अंटार्कटिक समुद्री अनुसंधान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी इसमें शामिल भैया, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के शोधकर्ता शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल है, ये बात याद रखनी है। राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा NCPOR कहाँ पे है, गोवा में है। इसने 19 दिसंबर 2023 और 15 जनवरी 2024 के बीच निर्धारित अभियान का नेतृत्व करने वाली नोडल एजेंसी है। नाम है राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र। भारत आर्कटिक में 2008 से हिमाद्री नामक एक अनुसंधान के आधार केंद्र संचालित कर रहा है, जो ज्यादातर गर्मियों अप्रैल से अक्टूबर के बीच में वैज्ञानिकों की मेजबानी करता रहा। अप्रैल से अक्टूबर के बीच में स्पेशल समय है। भारत सरकार ने 2022 आर्कटिक नीति का अनावरण भी किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि आर्कटिक में अधिक अनुसंधान स्टेशन और सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन बनाना प्रमुख उद्देश्य था। आर्कटिक नीति 2022 का प्रमुख उद्देश्य, महत्व क्या है इसका, इससे आर्कटिक जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष के मौसम, समुद्री बर्फ, महासागर पर संचरण, गतिशीलता, सी सर्कुलेशन डायनामिक्स, इकोसिस्टम अनुकूलन आदि ऐसे कारकों की समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही मानसून सहित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान प्राप्त होगा। ये पहली बार होगा कि शोधकर्ता आर्कटिक के स्वालबार्ड में क्षेत्र में रेडियो फ्रिक्वेंसी पर्यावरण के लक्षण की जांच करेंगे। ये पहली बार ऐसा होने वाला है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आर्कटिक सर्किल क्या भाई, आर्कटिक सर्किल के ऊपर का क्षेत्र 8 देशों का हिस्सा है, जो आर्कटिक परिषद है। आर्कटिक परिषद में भैया 8 देश आते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कौन कौन है, USA है, कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रूस, ये 8 देश इसमें शामिल हैं आर्कटिक परिषद में। इस क्षेत्र में अनुसंधान 1920 की स्वालबार्ड संधि, तो स्वालबार्ड संधि किससे संबंधित है, कब हुई थी, 1920 में हुई थी, आर्कटिक अनुसंधान से संबंधित है। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन आर्कटिक देशों के व्यक्तिगत क्षेत्राधिकारों द्वारा शासित होता है। भारत और आर्कटिक की बात कर लें तो भारत जो है ना स्वालबार्ड संधि का हस्ताक्षर करता है, पहली चीज याद रखना। आर्कटिक क्षेत्र में पहला भारतीय अभियान 2007 में शुरू हुआ। भारत के स्थायी स्टेशन हिमाद्री ने 2 जुलाई 2008 में परिचालन शुरू किया, और ये जो स्टेशन था आर्कटिक में वैज्ञानिक अध्ययन को आगे बढ़ाने में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा दिखाई गई निरंतर रुचि को ध्यान में रखते हुए खोला गया था। राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के अनुसार हिमाद्री आर्कटिक में अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यापक क्षेत्र और प्रयोगशाला सहायता प्रदान करता है। भारत की आर्कटिक नीति के बारे में देख लिया जाए, ये है भारत के आर्कटिक अनुसंधान का इतिहास है। 1920 में पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर किया भारत ने। 7 में आर्कटिक के लिए पहला वैज्ञानिक अभियान भारत ने भेजा। 8 में NY एलेसंड, जो अभी हम पढ़े सुंड है, स्वालबार्ड में अनुसंधान संचालन केंद्र हिमाद्री स्थापित हुआ 2008 में। 14 में बात करें तो कांग्स जॉर्डन में इंड आर्क बहु सेंसर दलदल में वेधशाला खोली गई 2014 में। फिर 2016 में क्या हुआ, NY एलेसंड स्वालबार्ड में, ठीक है, ये इनकी अपनी प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमको याद रखना है।
भारत का आर्कटिक मिशन क्या है? आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत का सहयोग संवर्धित करना है। तीसरे ध्रुव हिमालय के साथ ध्रुवीय अनुसंधान का एकीकरण करना है। आर्कटिक क्षेत्र के बारे में मानव जाति की समझ बढ़ाने के प्रयासों में योगदान देना है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, पर्यावरण की सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती प्रदान करना है। साथ ही भारत में आर्कटिक के अध्ययन और इसकी समझ को बढ़ाना है। भारत की आर्कटिक नीति के 6 आधार स्तंभ हैं। तो कौन कौन से हैं 6 आधार स्तंभ? आपको पता होना चाहिए, मेंस में तो काम करेगा, पीटी में भी आपके काम आ सकता है। विज्ञान अनुसंधान, जलवायु पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक मानव विकास, परिवहन कनेक्टिविटी, शासन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण, ये इसके 6 आधार स्तंभ हैं। यहाँ पर देखा जाए तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मार्च 2022 में भारत की आर्कटिक नीति का अनावरण किया। किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया था। शीर्षक क्या था? शीर्षक था भारत और आर्कटिक सतत विकास हेतु साझेदारी का निर्माण। भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा रखने वाले 13 देशों में से एक है। भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है आर्कटिक परिषद में। भारत की आर्कटिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आर्कटिक में विज्ञान अन्वेषण, जलवायु पर्यावरण संरक्षण, समुद्री आर्थिक सहयोग में राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूती देना। आर्कटिक में भारत के हित में अंतर मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से सरकार शैक्षणिक अनुसंधान, व्यावसायिक संस्थानों के अंतर्गत संस्थागत मानव संसाधन क्षमता को मजबूत करना है। जलवायु, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की समझ को बढ़ाने का प्रयास करना है। वैश्विक शिपिंग मार्ग, ऊर्जा सुरक्षा, खनिज संपदा के दोहन संबंधित भारत की आर्थिक सैन्य रणनीतिक हितों को बढ़ावा देना है। आर्कटिक में बर्फ पिघलने के प्रभावों के बेहतर विश्लेषण, भविष्यवाणी कर समन्वित नीति निर्माण को बढ़ावा देना है। वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान के साथ विशेषज्ञता प्राप्त करते हुए विभिन्न आर्कटिक मंचों के तहत ध्रुवीय क्षेत्रों में और हिमालय के बीच संबंधों का अध्ययन करने, भारत आर्कटिक क्षेत्र के देशों के मध्य सहयोग को मजबूत करने का प्रयास करना है। ठीक है। आर्कटिक परिषद में भारत की भागीदारी बढ़ाने, आर्कटिक में जटिल शासन संरचना, अंतर्राष्ट्रीय कानून, भू राजनीतिक समझ में सुधार करने का भी प्रयास करना है। ठीक है ना। इसकी प्रासंगिकता के बारे में देख लेंगे तो मेंस का टॉपिक हो सकता है, तो मेंस में भी आपको लिखने का मौका मिल जाए तो आप ऐसा उतार सकते हैं। आर्कटिक नौवहन मार्गों के कारण महत्वपूर्ण है। आर्कटिक को प्रतिकूल प्रभाव न केवल खनिज हाइड्रोकार्बन संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक नौवहन शिपिंग मार्गों में भी परिवर्तन ला रहे हैं। साथ ही भारत स्थिर आर्कटिक को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये सब कुछ है इसमें कोयला, जिप्सम, हीरों के समृद्ध भंडार हैं, जस्ता, सीसा, प्लसर, सोना, क्वार्टज के भी पर्याप्त भंडार हैं यहाँ पे। इसलिए आर्कटिक संभावित रूप से भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों, रणनीतिक तथा दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की कमी को पूरा कर सकता है भाई। ठीक है ना। चलिए, ये थोड़ा सा आपके लिए मेंस का हो गया पोर्शन। ठीक है ना। एक यहाँ पे है जल महोत्सव की बात कर लेते हैं। 2023 20 दिसंबर को हुआ है। 20 दिसंबर से मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में है इंदिरा सागर बैक वाटर स्थित हनुवंतिया जगह का नाम याद रखना। जल महोत्सव का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। ये महोत्सव 20 फरवरी 2024 तक चलेगा। मतलब कितना? 2 महीना चलेगा क्या है ना, 2 महीना होगा। इसका आयोजन किसने किया है? आयोजन किया मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने सनसेट डेजर्ट कंपनी के सहयोग से। भैया ये याद रखना। हनुवंतिया जल महोत्सव 8वां संस्करण भोपाल से लगभग 230 किलोमीटर दूर खंडवा जिला में नर्मदा के तट पर स्थित है। हनुवंतिया में शुरू हुआ है। जल महोत्सव में साहसिक गतिविधियों, जीवंत सांस्कृतिक अनुभव, प्रकृति की गोद में प्रवास का एक अनूठा मिश्रण पेश करने के लिए तैयार किया गया है। ये आपको याद रखना है, ये विषय हो सकता है इसका। यहाँ लोकगीत पर आधारित संगीत संध्या, लोक नृत्य के हिसाब से रात के समय गणगौर नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। जल महोत्सव में यादगार आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए एक भव्य टेंट सिटी स्थापित की गई है। इसमें पहली बार क्या हुआ है तो टेंट सिटी के अंदर ही मार्केट लगा है, जिसमें खाने की दुकान के अलावा क्राफ्ट आइटम भी रहेंगे। यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ कई तरह की वेलनेस गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी, जो मध्य प्रदेश के मिनी गोवा में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। ठीक है। जल महोत्सव में जेट स्की, ध्यान रखना क्या क्या है, स्पीड बोट, बम्पर राइड, हॉट एयर बैलून, लैंड पैरासेलिंग, पैरामोटर, रिवर्स इजेक्शन, बंजी तीरंदाजी, नाव, जल गतिविधियां, एटीवी बाइक राइड,
आइलैंड ट्रैकिंग, हाइकिंग, हाई रोप कोर्स, जिपलाइन, पर्यटक जोरबिंग, जल गतिविधि, एयर गन शूटिंग, दीवार पर चढ़ना, ऐसी कुछ गतिविधियां यहाँ पर रहेंगी जिनका हम आनंद उठा सकते हैं। इस बार 3 कैटेगरी में 100 कॉटेज तैयार हुए हैं। इसमें 12 रॉयल, 50 लग्जरी, 38 डिलक्स कॉटेज हैं। ठीक है। पर्यटन निगम द्वारा यहाँ जल, थल और वायु में एडवेंचर गेम्स का आयोजन किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। और ये चित्र आप देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना बढ़िया होगा ना। यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना कि अच्छा लग रहा है ना। ये सब कुछ जी है, सर। बहुत बढ़िया लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा था। हम भी जब फोटो देखे ना तो हमको बड़ा मजा आया। तो हम कहे फोटो वोटो तो रख ही देते हैं, कम से कम तुम लोग भी देख देख के खुश हो लोगे थोड़ा सा। नहीं, वहां पर नहीं जा पा रहे हैं हम लोग भैया, तो कम से कम ऐसे ही फोटो देख के खुश हो लिया जाए, है ना। बाकी तो सब लोग भाग जी ही गए। सर। ठीक है। एक आपको बता देते हैं, यहाँ पे एक 51वां विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ है। ठीक है, ये भी आप लोग देख लेना, इसको ना हो तो नोट कर लो। ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में 10 से 18 फरवरी 2024 के बीच में आयोजित होगा। अभी आज इसका वो हुआ होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 10 से 18 के बीच में फरवरी में होगा 2024 में, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। पहली चीज। दूसरा, इसकी थीम क्या रही है? मेले की जो थीम थी वो है बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा। इसमें सऊदी अरब जो है अतिथि देश है। साथ में याद रखना, इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। आयोजन किसने किया, तो ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, और कुछ मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है जानने लायक आपके। एक मिनट, और एक और न्यूज है, वो भी आप सुन लो थोड़ा सा, छोटा सा होगा वो भी, बहुत बड़ा नहीं है। इसको हम दे देंगे, ठीक है, भेज देंगे हम। ठीक है, ठीक है भाई। जी सर।